इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कृषि चैप्टर से लिया गया है, जो कि ये भूगोल का है। और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं सभी की भाषा हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और आप बनाना सीखिए, रटना नहीं, क्योंकि आप किताबी भाषा या फिर आप दूसरे की भाषा अगर आप रटते हैं तो समझ लीजिए कि रटने से सामाजिक विज्ञान हमारे समझ में नहीं आएगा। ये काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई है। जैसे कि आपको और भी दिखा दें तो ये देखिए, जो कि ये अपनी भाषा में लिखे हुई है। ये सारी जो जितने भी हमने ये तैयार किए हैं सब का सब अपनी भाषा में लिखे हैं। और आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में भी कैसे लिखा जाता है, इसलिए हम इस तरीके से कॉपी में लिखे हैं ताकि आपको एग्जाम में भी लिखने का आइडिया यानी कि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही क्वेश्चन हम यही वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जितनी भी भाषा है आप किताबी भाषा मिलाएंगे तो आपको कठिन वर्ड मिलेगा, लेकिन ये सभी भाषाएं जो है बिल्कुल आसान है। जैसे प्रश्न क्या है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भाई कृषि चैप्टर में हमें कृषि के बारे में पूछेगा तो भारतीय कृषि से संबंधित आपको बता दें एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया गया है। और लिखना कैसे है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहले तो आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे एग्जाम में, फिर आप ऐसे एक हेडिंग डालिएगा, नीली पेन से ही लिखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, नंबर 1, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम और फसल उत्पादकता भी कम होती है। मतलब 3 विशेषता बताना है। और दूसरा क्या है, देखिए रासायनिक खाद का प्रयोग न करने से, अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो भूमि में उत्पादक मतलब जो फसल होगी वो कम होगी और फसल भी मतलब फसल कम होगी। भूमि की उत्पादक मतलब भूमि से फसल कम होगी। भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा मृदा की प्राकृतिक उर्वरक पर निर्भर करता है। कितना आसान भाषा में लिखे हैं। आज का मनुष्य खेती नहीं करता बल्कि घर परिवार चलाने के लिए रासायनिक खेती कर रहा है। पहले के लोग खेती करते थे भाई, अब खेती नहीं, अब तो पैसा कमाने के लिए उसमें एक से एक दवा मिलाई जा रही है। तो यही इसमें बताया गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप तैयार रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, भारत में खाद्य उत्पादन में ह्रास के कारण बताइए। मतलब भारत के खाद्य उत्पादन में ह्रास का मतलब नुकसान होता है। तो पहले हम एग्जाम में ध्यान देना हेडिंग बनाएंगे, भारत के खाद्य उत्पादन में ह्रास के कई कारण हैं जिनमें भूमि का क्षरण का मतलब भूमि का नुकसान, जलवायु परिवर्तन हो गया, कृषि में रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मतलब जो कृषि है ये रसायन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और अपर्याप्त भंडारण और अपरिवहन सुविधा शामिल है। अब यहाँ पर जो अगला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो अब यहाँ बात आती है ऑपरेशन फ्लड आखिर क्या है। तो ये जो है ऑपरेशन फ्लड एक बार हुआ था बहुत पहले। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 ईस्वी में यानी कि 1970 में शुरू हुआ था। आप जो है किताब में ऑपरेशन फ्लड की परिभाषा देखना और यहाँ पर देखना, ये काफ़ी इजी है, उससे 100 गुना ज़्यादा ये इजी है। आप मिला कर देखिएगा, क्योंकि विश्वास तभी होगा जब आप मिलाएंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। यह डेयरी से जुड़े उद्योगों के विकास के लिए था। मतलब ये डेयरी के लिए था, दूध जो होता है ना उस डेयरी के लिए था। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादकों को 700 से अधिक शहरों और नगरों में उपभोक्ताओं से जोड़ता है। मतलब ये 700 से अधिक शहरों और नगरों को जोड़ता है। कौन, ऑपरेशन फ्लड। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर भाई कृषि की समस्या भी आएगी भाई। अब बात ये आती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार है। अब एक लाइन छोड़ने के बाद नंबर 1 लिखना, बढ़ती जनसंख्या। क्या लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या। तो बढ़ती जनसंख्या में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ेगी। देखिए जनसंख्या जब बढ़ेगी यानी कि जनसंख्या जब ढेर होगी तो भाई खाने वाले की संख्या बढ़ेगी। तो भाई अनाज में मतलब कृषि की समस्या होगी नहीं कि भाई, अब मान लीजिए किसी के यहाँ अगर 2 बोरी चावल होता है मान लो, और उसके यहाँ मान लीजिए 2 लोग हैं, बाद में जनसंख्या बढ़ गई, मान लो 5-6 लोग हुए, तब तो दिक्कतें होगी कि नहीं होंगी। तो जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है और खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है। और साथ ही जनसंख्या बढ़ने के कारण जमीन कम होते जा रहे हैं। भाई जमीन कम हो रहा है, खेती के लिए कम होते जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की भी कमी हो रही है, आदि समस्या बढ़ रही है। वन के कटने से अब देखिए ना, आपके इसमें बारिश ही कहाँ होती है उतना। भाई कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं होती ही नहीं है।
क्यों? वन को काटने से। और वन क्यों कट रहे हैं? जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या ज़्यादा है, घर बना रहे हैं, लोगों को ज़्यादा फर्नीचर की ज़रूरत पड़ रही है, ये सब जनसंख्या के कारण ही है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एक करके ही सब लिख दिए हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या में आपको केवल कितना लिखना है? जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके संसाधनों पर दबाव पड़ता है और खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है, बस इतना ही लिखना है। फिर दूसरा नंबर पॉइंट बना के लिखिएगा जनसंख्या, फिर इसको लिखना और साथ ही जनसंख्या बढ़ने के कारण जमीन कम होते जाए, दूसरा हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? कृषि योग्य भूमि का क्षरण, वनों की कटाई, पानी की कमी आदि समस्या बढ़ती जा रही है। ये आपको जो है 3 पॉइंट बना देना है। बाकी अपने से भी कुछ जोड़ सकना तो जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न 3 यहाँ पर लिखे, बाकी ये भी प्रश्न देखिए, वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब, यहाँ देखिए ये वर्ड ही कठिन है, तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा परेशानी ना हो इसलिए हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में 2 शिफ्ट में लिख दिए हैं। देखो, एक शिफ्ट ये है, दूसरा शिफ्ट यहाँ किए हैं। तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब है फसलों और पशुधन का उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए करना। मतलब वाणिज्यिक कृषि का मतलब है ये एक ऐसी कृषि है, यहाँ पर फसलों और पशुधन मतलब पशु के द्वारा जो धन उत्पन्न होता है, दूध होता है, इस सब को बाजार में बेचने का मतलब बेचने के लिए जो होता है, इसी को हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो जो केवल मतलब भैंस को जियाया हो, मतलब कई जानवर हो और उसके लिए खेती कर रहा हो, तो वो वाणिज्यिक जो है कृषि है। जैसे चरी वरी बो दिया जाए, तो वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम व्यावसायिक कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यावसायिक कृषि भी कहते हैं। भाषा देखिए कितनी आसान है आपके लिए। अर्थात कहा जा सकता है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे बिक्री के लिए किया जाता है, मतलब बेचने के लिए किया जाए, अधिक लाभ कमाया जाए। जैसे मान लो कोई चरी बो रहा है, बरसीन बोता है भैंस को खिलाने के लिए, तो भाई वो केवल इसलिए कि दूध अच्छा होगा और उसको हम बेच के पैसा कमाएंगे, तो वही यहाँ बोला है। वाणिज्यिक कृषि के लाभ या विशेषता बताइए। तो इसका लाभ पहले देखिए, इस कृषि में आधुनिक यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पूंजी बड़ी मात्रा में लगानी पड़ती है। भाई पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा। फिर लाभ क्या है? अधिक से अधिक, ये विशेषता थी ये दोनों, और ये क्या? अधिक से अधिक इसमें लाभ मिलता है। भाई लाभ क्या है? अधिक से अधिक इसमें लाभ मिलता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 10 जो आपके सामने है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों का एक लेख लिखिए। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आएगा आपसे, और इसको काफ़ी बड़ा भी लिखना पड़ता है। तो चलिए हम सभी पर पारी पारी लेख लिखेंगे। तो यहाँ देखो, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलें जो है चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हो गए, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, दालें हो गया, तिलहन हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, ये सभी जो है आपकी जो है मुख्य फसलें हैं। तो बहुत फसलें हैं भाई, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, ये सारे आपके जो है मुख्य फसल हैं। अब सबके बारे में जो है पारी पारी पढ़ेंगे। तो देखिए सबके बारे में पारी पारी पढ़ने से फ़ायदा क्या रहेगा कि हम इसमें देख लेंगे, अगर हमें चावल के बारे में भी अलग से आएगा तो हम जैसे मान लो अलग से चावल के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ ही लिया, चावल की विशेषता या चावल के फायदे या अदर चीज़ें, तो हमको यही चावल वाली परिभाषा उसमें ले जाके रख देनी है। ठीक, जैसे अभी आपने क्या देखा, वाणिज्यिक कृषि देखा। अब वाणिज्यिक कृषि खेती क्या है या वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, तो आपको यही वाली परिभाषा वहाँ रखनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, परिभाषा वही वाली रखनी पड़ेगी आपको। तो वैसे यहाँ पर भी हम इसी में देख लेते हैं, और इसको आपको बड़ा क्वेश्चन ये लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसे मुख्य फसलें दे दिया जाए तो आपको 10 वो नहीं लिखना है, आपको इसी में 5-6 जो आपको तैयार हो अच्छे से, आपको वही 5-6 लिख कर 5-6 की परिभाषा आपको दे देना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लॉन्ग लिखना भी पड़ता रहता है, लंबा लिखना पड़ता है। तो चावल के बारे में ये जानते हैं, चावल हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखिए हम जो है किताबी भाषा को ना देखकर हमने कुछ किताबी भाषा और कुछ अपनी भाषा लिखी है। चावल हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है ये हम अपनी भाषा में इसको लिखे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो चावल हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। भाई चावल सब ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर, अर्थात हम लोग अधिक मात्रा में चावल का सेवन करते हैं। भाई देखिए दोनों भाषा एक ही है, चावल हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, या फिर यहाँ पर अर्थात हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में चावल का सेवन करते हैं, मतलब खाते हैं। इसे उगाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। भाई चावल यानी कि धान को उगाने में ज़्यादा पानी लगता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे उगाना असंभव। भाई जहाँ वर्षा ही ना हो वहाँ कितना पानी आप खेत में डालेंगे, तो वहाँ उगाना क्या है, असंभव है। तो इस तरीके से आप चावल के बारे में कह सकते हैं। अब चावल की बात करें तो चावल के बाद दूसरा नंबर क्या है, गेहूं है। तो आइए हम गेहूं के बारे में जानते हैं। तो गेहूं जिसे अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं। भाई देखिए इसको तो हम अपने से जोड़ दिए, इसको जोड़ लें, अब गलत नहीं होगा, ध्यान देना,
लॉन्ग, देखिए एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन और भाषा उसकी इजी देखता है। अब वो पढ़ेगा, अगर भाषा इजी रहेगी ना तो दिक्कत नहीं रहेगा, भाषा इजी होनी चाहिए बस। गेहूँ जिसे हम अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं, एक लाइन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। चावल के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला फसल, मतलब चावल के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली फसल है कौन? गेहूँ। उपयोग रोटी, ब्रेड, पास्ता और कई अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। हो गया भाई, गेहूं के बारे में और कुछ थोड़ी ना होगा, यही सब चीज़ें होगा तो यही लिखना है हमें, और ऐसे ही बना के लिखना भी पड़ता है। बहुत सारे बच्चे को तो बनाना ही नहीं आता है। मोटे अनाज, मोटे अनाज का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे खाद्य, चारा और कई प्रकार से। नोट, यहाँ तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। नोट में हमने क्या दिया, यहाँ तीसरी महत्वपूर्ण फसल है मोटे अनाज। बाजरा की बात करें तो बाजरा एक पौष्टिक आहार है, ये पौष्टिक आहार है जिससे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब खनिज मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मधुमेह रोगों से बचाता है, मधुमेह एक रोग होता है जिससे हमें ये बचाता है। अगर हम इसके बाद की बात करें तो बाजरा के बाद क्या आता है भाई, आप देखेंगे मक्का आया होगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा, ये देखो। और आपको एक लाइन में इतना लिखना भी है ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ही ऐसी है। देखिए आप साइड में थोड़ा बहुत मोड़ेंगे, यहाँ देखो तन को जगह नहीं छोड़े, आप पटरी से जब लाइन खींचेंगे तो इतनी तो लाइन उसमें लाइन में ही कवर हो जाएगा, तो बीच में इतनी जगह बचती है, आपको ऐसे ही लिखना है, बस राइटिंग का ध्यान देना है बस। मक्का को मकई भी कहते हैं, मकई आप लोग जानते हो ना, जिसको भूट कर खाते हैं, मतलब गर्म करके मकई। मक्का को मकाई बोलते हैं, मकई या मकाई भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण अनाज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। फिर उसके बाद दालें आता है। विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है, मतलब पूरी दुनिया में भारत ही सबसे ज़्यादा इसको बेचता है और दाल को सबसे ज़्यादा खाता है। दाल को खाने का कई तरीका है भाई, दाल बनाकर खाइए, या फिर जो मूंग आती है ना, 5 रुपए का जो आता है, उसमें भी आपकी दालें यूज होती हैं, बहुत जगह दालें यूज किया जाता है। यह प्रोटीन का सबसे अधिक अनाज है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में ही होता है। और कहा गया सोयाबीन का जो बियाँ होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। गन्ने का मुख्य उत्पादन चीनी के लिए होता है भाई, गन्ना जो है ज़्यादातर चीनी के लिए होता है, बाकी जूस भी इसका यूज किया जाता है। आप लिख सकते हैं गन्ने का मुख्य उत्पादन चीनी है, बाकी इसका लोग जूस भी बनाकर पीते हैं। दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तिलहन आप लोग सुने होंगे। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीन के बाद, ये चीनी न रहे, चीन के बाद भारत में ही सबसे अधिक तिलहन पाए जाते हैं। तिलहन सबसे अधिक भाई चीन के बाद अगर पाया जाता है तो वो भारत में ही पाया जाता है, ये नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा भारत। सन 2017 के आंकड़े के हिसाब से, अभी काउंटिंग जब होगी तो भाई देखा जाएगा। बाकी ऐसे लिख देना, या तो ऐसे ही लिख देना, सन 2000 में नहीं भी डालोगे और डाल देना 17 ही डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी एग्जाम तो भाई आप 26 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 26 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए 17 ये बहुत पुराना आंकड़ा देता है, बहुत पीछे का आंकड़ा देता है। सबसे अधिक तिलहन पाए जाते हैं, अर्थात उत्पादन देश था, यहाँ था, अब है नहीं, था, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी आंकड़ा तो बहुत पिछला ही है। जिस बुक से हम लिखे हैं वो सन 2025 की बुक है, जो कि आप एग्जाम जो है अभी प्रेजेंट समय भाई 26 का देने जा रहे हैं। बाकी ये तो आपको हमेशा के लिए काम आएगा, आप किसी भी एग्जाम में, मतलब किसी भी सत्र एग्जाम दें आप। फिर उसके बाद देखिए मक्का, गन्ना, तिलहन देख लिए। अब हम कपास के बारे में देखते हैं। कपास को भारत का मूल पौधा माना जाता है। कपास से सूती वस्त्र व कच्चा माल प्राप्त होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर पाया जाता है। जूट, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। यह मजबूत और टिकाऊ भी होता है। इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो आप लोग इसे जो है पढ़िएगा, और हमने कोशिश किया इसमें काफ़ी आसान भाषा में बताने का, और आपके समझ में भी आया होगा। देखिए थोड़ा 2 क्वेश्चन छूट गया है, देखिए चाय का, इसको देख लेते हैं, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। यह एक प्रकार की रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय में क्या लिखेंगे, चाय वाले में लिखेंगे यह एक प्रकार की रोपण कृषि का उदाहरण है। यह एक प्रमुख पेय पदार्थ की फसल है जिसे अंग्रेज भारत में लाए थे। भाई चाय जो है ये अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय नुकसान भी करती है, लेकिन लोगों की आदत पड़ जाती है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी की मांग पूरे विश्व में है, कॉफ़ी की मांग जो है पूरे विश्व में है। रबड़ के पेड़ों को गर्म नम जल वायु की आवश्यकता होती है, और दुनिया की 90% से अधिक प्राकृतिक रबड़ आपूर्ति मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में आता है।
तो ये सभी भाषा बहुत ईजी है, आप लोग इसको लिखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और विश्वास के साथ कह सकते हैं आज के इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन बताए काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बाकी इसका PDF हम कोशिश करें इसका PDF बनाएंगे, अगर PDF बन जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आपको जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे। व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर पर भी सेंड कर देंगे आपके। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, कितना आसान भाषा में हमने आपको बताया और आपके समझ में भी आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।